हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए बेटा। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ये क्या चल रहा है यार? ये और पहुंच गया क्या? मैं दूसरे बैच में घुस गया। वेट 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 वेट। अरे यार, तुम्हारा बैच ही नहीं मिल रहा। एक तो इतने सारे बैच हो गए। मिल गया भाई, मिल गया। कहाँ है? कहाँ है? हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए, फिर आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। चलिए। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2 सॉरी, अभी सो के उठा हूं, लक्ष्य 2.0 बैच में। ठीक है, तो लक्ष्य 2.0, लक्ष्य 2.0 थोड़ी नहीं, ये लक्ष्य 1.0 है। सॉरी, लक्ष्य का तो ये 1 है। चलो फिर से शुरू करते हैं। अरे यार, गड़बड़ हो गई सब। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में और लक्ष्य 1.0 बैच में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर में भी गड़बड़ कर रहे हैं यार। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 5 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हाँ, ये थोड़ा एक्स्ट्रा लेक्चर है, बहुत बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप 24 घंटे में से अगर 45 मिनट 1 घंटे एक्स्ट्रा पर भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और कल एक बच्चा ना 1.5 पेज का मैसेज भेजा मुझे और कहता है कि सर ये करता है, मैं रूखा सूखा खाता हूँ, मैं सुबह स्कूल जाता हूँ, शाम को मैं पढ़ता हूँ, सर ऐसे कैसे करता हूँ, मैं सो नहीं पाता हूँ, मेरी नींद खराब हो गई है, तबीयत खराब हो गई है, मेरा डैश डैश हो गया है। और कहता है कि सर कम से कम आप क्लास 1 आवर 30 मिनट से मैक्सिमम मैक्सिमम 1 आवर 45 मिनट लो, इससे ज़्यादा मत लो। मैं 4 घंटे तक ये सोचता रहा कि इसने कम से कम आधा घंटा लगा के लिखा होगा ये। और मैं क्लास ले ही रहा हूं 2 घंटे के आसपास, मैं मानता हूं 2 घंटे के आसपास। ठीक है, 1 घंटे 50 मिनट, 1 घंटे 55 मिनट या 2 घंटे, तो मेरे 15-20 मिनट एक्स्ट्रा ले लेने से इस बच्चे का जीवन इतना खराब हो गया। सिर्फ 20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लेने से या नहीं पढ़ लेने से इसका जीवन एकदम खराब हो जाएगा, नहीं तो सुधर जाएगा। 24 घंटे में से 20 मिनट या 25 मिनट, मजाक की बात नहीं है, थोड़ा सुनना, आराम से एनालाइज करने की कोशिश करना। 20 मिनट से 25 मिनट की वजह से उसका जिंदगी खराब हो गया है। 24 घंटे होते हैं दिन में। बीस मिनट से उसका जिंदगी खराब हो गया। मैं बड़ा अपने आप को क्या कहते हैं, बहुत गिल्टी महसूस करने लगा कि यार यार कौन, मतलब मेरी वजह से, मतलब मैं 4 बार लिखा मैं रूखा सूखा खाता हूँ। मैं इंस्टा पे कमेंट है मेरे फोटो के नीचे, मैं रूखा सूखा खाता हूँ, फिर मैं शाम को रूखा सूखा खाता हूँ। अरे मेरे 20 मिनट की वजह से तू रूखा सूखा क्यों खा रहा है? वो तो तेरे घर वाले खाना नहीं दे रहे हैं, तू गीला गीला खा। मैं रूखा सूखा खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, फिर वहाँ से आता हूँ, मैं सो नहीं पाता हूँ, उसके बाद मैं होमवर्क करता हूँ, मैं फिर डीपीपी करता हूँ। बिल्कुल सही बात है बेटा। और दूसरी बात है, पेन तो लेना पड़ेगा ना सेलेक्ट होने के लिए। अच्छा, नीचे भी लिखा, आप कहोगे कि पढ़ने के लिए मेहनत करना होता है, लेकिन इतना कितना मेहनत करना होता है? 20 मिनट ज्यादा, 20 मिनट से 25 मिनट ज्यादा मेहनत करना होता है बस। अब 25 मिनट कम पढ़ाऊंगा, 20 मिनट कम पढ़ाऊंगा तो सब ठीक चलेगा, और 20 मिनट में एक्स्ट्रा पढ़ा ही तो रहा हूं ना यार।
अच्छा आज एक बच्चे का, सर मुझे ना 11th रिवाइज करना होता है, होमवर्क करना होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे सर, आज मत पढ़ाओ। मैं ही इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देता हूँ, वो तो पूरा कर पाता है, वही तो क्वेश्चन प्रैक्टिस है जो तुम्हें करना है, और कहां से करेगा? सवाल तो नोट से आने हैं 50 के 50, सिर्फ नोट से आने हैं, सिर्फ और सिर्फ नोट्स से आने हैं 50 के 50, और कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है तू? फन बहुत जरूरी है। तो भाई आज हम आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल पढ़ाएंगे, लेक्चर अभी से शुरू कर रहे हैं अपन, और आपको 50 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, और रिवीजन करा देंगे बेटा हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर, रिवीजन ऑफ हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर। इतना याद रखिए बेटा कि ये स्कूल की पढ़ाई है। एक बच्चा तो रेटिंग तक की धमकी दे डाला कि हम और हमारे मोहल्ले के सारे दोस्त आपको 1 रेटिंग देंगे, नहीं तो कम पढ़ाओ। ओ भाई साहब, तू क्या समझा रे? ये जो रेटिंग और पढ़ाना नहीं पढ़ाना, बच्चे को पुचकारना, ये सब ना छोड़ चुका बहुत पहले। नया मास्टर समझाए क्या? 10 फर्क नहीं पड़ता है, और तू जज करेगा मुझे? इतनी औकात है तुम्हारी? अब बोलोगे सर ईगो आ गया। अबे डैश पर ले, एक तो खिलौना दे दिया है तुम्हें, मेरा बस चले ना तो कमेंट भी ब्लॉक करा दूं, रेटिंग तो छोड़। गधे, ऑनलाइन की वजह से ना कुछ भी बकने का, बोलने का फ्रीडम मिल गया है। यही तू चला जा कोटा में ना 1 दिन रहने की और पढ़ाई करने की औकात नहीं है तुम्हारी। इतना खींच के पढ़ाते हैं, इतना मेहनत से पढ़ाते हैं। और हाँ, मतलब मैं और मेरे गांव के सारे दोस्त, अरे युगांडावासी, मैं और मेरे गांव के सारे दोस्त, डैश कर लेगा भागे ऐसे। बहुत प्रॉब्लम है यार। एक तो क्या है कि ऑनलाइन बैच है। अब 2 तरह की प्रॉब्लम है ऑनलाइन बैच में। क्या होता है कि कोई भी एडमिशन ले लेता है, कहीं भी कोई भी बैठा एडमिशन ले लेता है और कहता है मुझे नीट की पढ़ाई करनी है। अब भाई मैं नीट का जो लेवल है, एग्जामिनेशन जो टेम्परामेंट, उसको कम तो कर नहीं सकता, और इसकी औकात तो है नहीं, इसने अभी तक जीवन में कभी पढ़ी नहीं है। अब ऐसे भी बच्चे होते हैं जो सच में मेहनत करते हैं, जो सच में बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, और उनको कंटेंट भी चाहिए कि हाँ यार ऐसा कंटेंट चाहिए जो एकदम इंडियाज बेस्ट कंटेंट हो, और उसमें सभी चीजें सीक्वेंस से कवर हो, खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, जितना कोटा में पढ़ाया जाता है उससे भी ज्यादा कंटेंट हो। तो उससे ज्यादा कंटेंट ले जाने के लिए दोनों को मेहनत करना पड़ेगा, हमें भी मेहनत करना पड़ेगा और आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इसी बैच में पढ़ के फिजिक्स में से 180 में से 180 नंबर लाते हैं, और ऐसे भटक रहे हैं। ऐसे अगर मैं मैसेज दिखाने लगूं ना कि 170 175 180 लक्ष्य बैच में पढ़ के, तो भाई ईमानदारी से कहता हूं, सुन, मजाक नहीं कर रहा, ईमानदारी से कहता हूं, एकदम ईमानदारी से कहता हूं, अगले 4 महीने तक ना मैसेज ही दिखाता रह जाऊंगा मैं पढ़ाने के अलावा। अगर मैं मैसेज दिखाने लग गया तो मैं एकदम ईमानदारी से कहता हूं, रोज अगर मैं 20 मैसेज तुम्हें दिखाऊं ना, तो अगले 4 महीने तक ना मैसेज ही दिखाता रहूंगा, खत्म नहीं होगा। इसी लक्ष्य और इसी यकीन बैच में पढ़ के बच्चों के 180 में से 180, 175, 176, 172, 171, 170, 165 नंबर आ रहे हैं, इसी लक्ष्य में से पढ़ के। 4 महीने तक मैसेज खत्म नहीं होगा। इसी साल के बोल तो दिखाना शुरू कर दूं कल से, 4-5 महीने तक ना मैसेज खत्म नहीं होगा। चुपचाप पढ़ा रहा हूं, अच्छे से पढ़, चल देख इधर। तो रिवीजन करा देंगे और आगे हम बढ़ते हैं। चलिए फटाफट देखिएगा प्लीज, फटाफट देखिएगा प्लीज। ये है हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सिंपल लिखा हो हॉलो स्फीयर। तो चाहे वो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, बताओ चार्ज कहां रहेगा? बताओ। अच्छा, उसमें अब समय नहीं जाएगा, है ना? करा सर, दिखाओ, दिखा देते हैं। क्या समझा रहे तू? समझा क्या है? आओ तो तुम्हारे टेलीग्राम चैनल पे डाल देते, जो 1824 का है ना, उसमें डाल देते हैं। इतने मैसेज डाल देंगे ना, इतने मैसेज डाल देंगे ना, इतने मैसेज डाल देंगे ना कि सब धुआं धुआं हो जाएगा, कुछ और दिखाई नहीं देगा। 6 महीने तक वही पढ़ते रहना। अपना सिलेबस तो 11 पूरा खराब करके आया है,
वही पूरे करना, वो भी सिलेबस में बैकलॉग हो जाएगा, तेरा मैसेज देखने में ही बैकलॉग हो जाएगा गधेरा। ये क्यू चार्ज है, आर रेडियस है। अब चार्ज कहां पे रखा हुआ है बताओ? तो सिंपल अगर हॉलो स्फीयर लिखा हो, सिंपल अगर हॉलो स्फीयर लिखा हो तो चार्ज कहां पे रहेगा बोल? चार्ज सरफेस पर रहेगा। चार्ज कहां रहेगा? सरफेस पर रहेगा। ठीक है। अगर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लिखा हो तो, सॉलिड स्फीयर लिखा हो तो भी चार्ज सरफेस पर रहेगा। और याद रखना सेल लिखा हो तो भी चार्ज सरफेस पर ही रहेगा। अब इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर यहां पे मैं पोटेंशियल लिखता हूं, कहां पे? पी पॉइंट नाम देता हूं इसका। तो अगर मैं पी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखूंगा तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सेंटर पे पोटेंशियल होगा, जितना सेंटर पे पोटेंशियल होगा। और जितना सेंटर पे पोटेंशियल होगा उतना ही होगा जितना सरफेस पर पोटेंशियल होगा, जितना सरफेस पर पोटेंशियल होगा। सेंटर पे पोटेंशियल, अंदर में हॉलो स्फीयर के अंदर में कहीं आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल, और सरफेस पर पोटेंशियल एकदम सेम आता है, वो आता है के टोटल चार्ज क्यू और रेडियस आर। हां, बाहर में कहीं जाके पोटेंशियल लिखोगे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे बाहर में कहीं जाके पोटेंशियल लिखोगे तो वो होगा के क्यू बटा स्मॉल आर, अगर ये डिस्टेंस है तो बाहर में। तो अगर ग्राफ बनाओगे यहां पर पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का, तो सेंटर पे पोटेंशियल के क्यू बाई आर और सरफेस तक उतना ही पोटेंशियल रहेगा, उतना ही पोटेंशियल रहेगा। और बाहर में सरफेस से जब बाहर जाएंगे स्मॉल आर और कैपिटल आर, तो ये वाला फॉर्मूला आएगा पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इस तरीके से वेरी करेगा। ये ग्राफ बन रहा होगा आपका। तो अगर एक कोई सवाल तुमसे पूछे कि सरफेस पर पोटेंशियल 50 वोल्ट है, तो बताओ सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा? 50 वोल्ट। अगर सरफेस पर पोटेंशियल 50 वोल्ट है तो सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा? 50 वोल्ट। अंदर में पोटेंशियल हर जगह सेम रहेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि कोई चीज हर जगह सेम होता है तो कहते हैं कि इक्वल है, इक्वल है। तो अंदर के रीजन को मैं कह सकता हूं कि हॉलो स्फीयर के अंदर, इनसाइड हॉलो स्फीयर, इनसाइड हॉलो स्फीयर देयर इज इक्विपोटेंशियल रीजन, इक्विपोटेंशियल रीजन। अच्छा, स्लाइड मैप ऑन नहीं हुआ है। ओ भाई साहब, आ जाओ भाई, स्लाइड मैप ऑन कर देता हूं। नहीं, टीम व्यूअर नहीं, स्लाइड मैप ले। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, चल। तो इक्विपोटेंशियल रीजन का मतलब क्या हो गया कि अंदर में हर जगह पे पोटेंशियल क्या है? सेम है। अब कोई कहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं क्या? सरफेस नहीं, सरफेस तो एक प्लेन पर जब पोटेंशियल सेम होता है तो उसको सरफेस कहते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। ये इक्विपोटेंशियल रीजन है, रीजन मतलब स्पेस। वहां पे हर जगह पोटेंशियल क्या है भाई? अरे रामलाल, वहां पे हर जगह पोटेंशियल क्या है? वहां पे हर जगह पोटेंशियल क्या है? सेम है। वहां पे हर जगह पोटेंशियल क्या है? सेम है। वहां पे हर जगह पोटेंशियल क्या है? सेम है। हो जा कनेक्ट। क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा? हो गया। रे यार, एक तो ये लफड़ा। लक्ष्य नीट 2024 फिजिक्स शेड्यूल। क्या पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? चलो आ जाओ इधर। हो गया ना? कनेक्ट तो कर दिया। अरे चलो लो। इक्विपोटेंशियल रीजन, रीजन मतलब हर जगह वहां पे पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। अब इसी पे हम बात करें बेटा सॉलिड स्फीयर की, तो सॉलिड स्फीयर में जब बात करोगे तो अंदर में हर जगह पोटेंशियल सेम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अंदर में चार्ज को घुमाने में वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। वर्क ही तो पोटेंशियल के बराबर आता है भाई। अब अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो वर्क करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी अगर क्यू चार्ज आर रेडियस है और बाहर में कहीं जाके पोटेंशियल लिखे तो बाहर में पोटेंशियल के क्यू बाई आर ही आएगा। बाहर में जब पोटेंशियल निकाल रहे हो तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप हॉलो स्फीयर की वजह से निकाल रहे हो कि सॉलिड स्फीयर की वजह से निकाल रहे हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हॉलो स्फीयर की वजह से निकाल रहे हो या सॉलिड स्फीयर की वजह से निकाल रहे हो। अच्छा सॉरी, इसमें एक गलत लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया ना, स्मॉल आर, क्योंकि सेंटर से हम डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, सरफेस पर क्या होगा? ये तो आउटसाइड है। सरफेस पर क्या होगा? तो सरफेस पर होगा के क्यू बाई
कैपिटल आर। सेंटर पर क्या होगा, सेंटर पे होगा 3/2 के क्यू बाई कैपिटल आर। याद रहेगा बेटा, ऐसे भी याद रख सकते हो कि सर सेंटर सरफेस के कंपेयर में सेंटर पर 3/2 टाइम्स ज्यादा होता है। अब अंदर में कहीं आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल लिखना हो, क्या लिखना हो, अंदर में कहीं आर डिस्टेंस पर, तो अंदर में कहीं आर डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू, याद करो 3r² माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, क्या 3r² माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बटा 2r3, ये होता है पोटेंशियल। अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ इसका दो पार्ट में बनाना पड़ेगा बेटा, एक अंदर में एक बाहर में, ठीक है। हमें ग्राफ कैसा बनाना पड़ेगा सर, दो पार्ट में बनाना पड़ेगा ग्राफ, एक अंदर में और एक बाहर में। अब बाहर वाला रीजन तो एकदम ब्यूटीफुली डिफाइंड है, कैसे, सरफेस से बाहर में कहीं भी पोटेंशियल, सरफेस से बाहर में कहीं भी पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। देख ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। क्या है, पॉडकास्ट देखा है आपका, हाँ पॉडकास्ट देख, पढ़ाई मत करना, उसमें तो टाइम लग जाता है, पॉडकास्ट देख तू। भाई साहब मैं बहुत परेशान हूं तुम्हारे वजह से। जाके उसी पे कमेंट देख लेना कितने बच्चों ने लिखे हैं, 180 में से 180 आए हैं, जा रामलाल। तो आउटसाइड रीजन में जो पोटेंशियल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, ठीक है, ओके ओके। अब अंदर में पोटेंशियल कैसा होगा, तो इनसाइड का फॉर्मूला तो ये है, जब बाहर में ग्राफ बनाओगे, बाहर में मतलब हॉलो स्फीयर के बाहर, सॉरी सॉलिड स्फीयर के बाहर, तो सॉलिड स्फीयर के बाहर पोटेंशियल का ये फॉर्मूला यूज करोगे, पोटेंशियल का ये फॉर्मूला यूज करोगे, हाँ सर पोटेंशियल का ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बाहर में पोटेंशियल होता है के क्यू बाई स्मॉल आर, पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और यही पॉइंट चार्ज के लिए ही बनता है, वो पॉइंट चार्ज से ही बन जाता है, लेकिन ये सरफेस के बाद बनता है, और यही हॉलो स्फीयर में भी सरफेस के बाद बनता है। लेकिन अंदर में ग्राफ बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, अंदर में ग्राफ बनाने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, कौन सा, के क्यू 3r² माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2r3। अब बेटा ईमानदारी से बताओ, के वेरिएबल है कि कांस्टेंट है सर, कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, इस स्फीयर का रेडियस भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, मतलब इस पूरे फॉर्मूले में ध्यान से देखो तो क्या तुम्हारा अंदर में जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर स्क्वायर है। सर ये सब्ट्रैक्शन भी तो हो रहा है, अच्छा कांस्टेंट है ना बेटा, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो इसी पे तो चेंज होगा, यहीं पे तो स्मॉल आर को जीरो करोगे तो सेंटर पे पोटेंशियल ये आया था, हाँ तो जब तुम स्मॉल आर को जीरो करोगे तो सेंटर पे पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है 3/2 के क्यू बाई आर, सेंटर पे पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो पोटेंशियल माइनस आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। जैसे y बराबर x का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, अपवर्ड पैराबोला, और y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर कैसा होता है, डाउनवर्ड पैराबोला, ऐसे डाउनवर्ड पैराबोला। तो यहां पे r के साथ ये पोटेंशियल का ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, और माइनस मतलब नीचे झुका होगा। अभी शुरू कहां से होगा सर, ऑब्वियस सी बात है ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, जब r 0 है तो ग्राफ यहां पे तो ऐसा ग्राफ बनेगा, मतलब इस ग्राफ का जो नेचर है पैराबोलिक है। और ये कैसा है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक है, मतलब अंदर में ग्राफ आपका बना है पैराबोलिक, अंदर में ग्राफ बना है पैराबोलिक, और बाहर में ग्राफ बना है रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। समझ में आया बेटा, नहीं समझ में आया तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। देखो जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर हो ना तो ग्राफ ऐसा बनता है, ओरिजिन से ऊपर उठा हुआ पैराबोला, एंड y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर कहीं सिर्फ लिखा हो, यही इक्वेशन ही है, तो ग्राफ नीचे की तरफ झुक जाएगा क्योंकि इसमें y निगेटिव आएगा। देखो y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो माइनस बाहर है, माइनस एक्स स्क्वायर ये है, तो ग्राफ नीचे झुका हुआ बनेगा। अब यहां पे क्या है कि y बराबर पोटेंशियल y एक्सिस पे रखा है और हमें r के साथ ग्राफ बनाना है। हम देख रहे हैं कि इनसाइड में पोटेंशियल माइनस आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और सेंटर पे पोटेंशियल ऑलरेडी यहां पे था, तो यहीं से पैराबोलिक बनेगा और फिर सरफेस तक पैराबोलिक रहेगा
सेंटर से सरफेस तक अंदर में, और बाहर कैसा हो जाएगा, बाहर रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक हो जाएगा, टच नहीं करेगा, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है क्या बेटा? हाँ, डाउनवर्ड पैराबोला इसको बोलते हैं, डाउनवर्ड पैराबोला, जब माइनस एक्स स्क्वायर हो। तो यहां पे पोटेंशियल भी तो देखो माइनस आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा। क्लियर है? क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस पर सवाल और भी करेंगे, पहले हम डाइपोल का पोटेंशियल देखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एंड नीट एंड स्कूल एंड योर लाइफ, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ध्यान से देखिएगा, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, यहां से ए डिस्टेंस पर सेंटर है, और यहां से ए डिस्टेंस पर कोई हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है। ठीक है, तो यहां पे आपको डाइपोल बनता हुआ दिख रहा है। हाँ सर, इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बताओ? डाइपोल मोमेंट हो जाएगा चार्ज क्यू इनटू, दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक ए और यहां से यहां तक ए, 2a, तो 2a, ये हो जाएगा आपका डाइपोल मोमेंट। अब मुझे इसके सेंटर से किसी जनरल पॉइंट पे, मतलब r डिस्टेंस पर, यहां पे लार्ज डिस्टेंस पर हमें निकालना है, जो कि माइनस से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल बनेगा, ऐसा यही होगा ना डाइपोल मोमेंट, ऐसे निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, उससे थीटा एंगल बना रहा। तो ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डाइपोल का पोटेंशियल लिखना मतलब पॉइंट चार्ज का ही पोटेंशियल लिखना, डाइपोल का पोटेंशियल लिखना मतलब पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल लिखना। कैसे पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल लिखना? तो ध्यान से सुनो, एक बात बताओ, ये कौन सा चार्ज है सर? पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। इसके वजह से यहां पे पोटेंशियल लिख लेता हूं। मान लो इसके सेंटर से r डिस्टेंस है, तो इसको मैं मान लेता हूं r1। तो इसके वजह से यहां पे पोटेंशियल बोलो क्या होगा? पोटेंशियल होगा के क्यू बाई r1। बस, इजी एकदम, सिंपल है, हो गया। अब इस पोटेंशियल की डायरेक्शन किधर होगी? तो स्केलर होता है, वैल्यू होगी। ये r1 डिस्टेंस कितना होगा, ये हमने एज्यूम किया, अभी एज्यूम किया जस्ट। ओके सर, माइनस क्यू से पोटेंशियल देखेंगे यहां पर, तो ये डिस्टेंस तुम मान लो r2 है। कितना है? r2 है। तो निगेटिव की वजह से पोटेंशियल होगा माइनस के क्यू बाई r2। यहां से के क्यू तुम कॉमन निकाल लो, तो बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2, ये एक्सप्रेशन बचेगा। अब सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम यह है कि मुझे r1 r2 एग्जैक्टली नहीं पता। मुझे क्या पता है? एक माइनस चार्ज यहां रखा है, प्लस चार्ज यहां रखा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2a, और यहां से r डिस्टेंस पर मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, जो कि थीटा एंगल बना रहा है। मुझे बस इतना पता है, r डिस्टेंस पर थीटा एंगल, r डिस्टेंस पर यहां पे पोटेंशियल निकालना है। मतलब r1 और r2 को r के टर्म्स में कैलकुलेट करना है, और एग्जैक्टली मैं डेरिवेशन वही यूज करूंगा। इसके 4 अलग अलग डेरिवेशन होते हैं, मैं 2 लाइन में भी लिख सकता हूं, लेकिन आपको डेरिवेशन का ट्रिक नहीं चाहिए। डेरिवेशन वही करना पड़ेगा जो एनसीईआरटी में है, वही एग्जाम में वैलिड होगा। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही मैं यहां पे डेरिवेशन आपको कराऊंगा। उससे पहले बेटा थोड़ा सा वेक्टर का कंसेप्ट यहां पे समझना पड़ेगा आपको। जैसे मान लो कि ये मैं कोई वेक्टर लिखता हूं, ए वेक्टर, इसका एरो इधर है, ओके। ये कोई मैं वेक्टर लिखता हूं, बी वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर, ए वेक्टर, ये एंगल है थीटा। तो मुझे बताओ ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर साफ साफ डायग्राम में दिख रहा है भाई, देख के बता दे। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? अगर किसी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, देखो बेटा किसी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो उसको इंटीग्रेट करके आप पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। पोटेंशियल फाइंड कर नहीं, उसमें पोटेंशियल के लिए 2 पॉइंट चाहिए, आपको रेफरेंस पॉइंट भी पता होना चाहिए। सर क्या आज का टॉपिक भी टेस्ट में आएगा? हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल टेस्ट में आएगा, सबको लिखना है।
ये क्या हफ्सा सर, सिर्फ डाइपोल और डाइपोल बोलने में क्या डिफरेंस है? बता, यहां पे ए और बी के बीच में एंगल कितना है? तो ए और बी के बीच में एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ए का हेड और बी के हेड को एक साथ रखते हैं, या ए का टेल और बी के टेल को एक साथ रखते हैं। तो ये तुम्हारा एंगल आएगा 180 माइनस थीटा। ये दिखने में थीटा एंगल दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ए और बी के बीच का एंगल थीटा नहीं है। एक्चुअल में ए और बी के बीच का एंगल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ए का हेड है और बी का टेल है, ऐसे नहीं देखते। या तो आप एक काम करो, ए को पीछे शिफ्ट कर दो, तो क्या इसको मैं ऐसे ए लिख सकता हूं? हाँ, लेंथ सेम, एंगल आगे कर दिया, ए कर दिया, तो ए का टेल और बी का टेल यहां मिल गया। दोनों का टेल मिलाने के बाद जो एंगल बनता है ना, उसको कहते हैं ए और बी के बीच का एंगल। समझ में आया अच्छे से? चलो ठीक है, बढ़िया लगा ये जान के कि तुम्हें समझ में आया। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे, मान लो मैं एक लाइन ऐसे बना देता हूं, सी वेक्टर। अब मुझे बताओ कौन से दो वेक्टर का सम कौन सा तीसरा है? मतलब मैं यहां पे स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उसमें से तुम सही गलत बताना। क्या मैं इसे लिख सकता हूं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर? क्या मैंने ये सही लिखा है? कोई भी मैंने सी वेक्टर से बना लिया, तो क्या मैंने ये सही लिखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर? या ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर बी वेक्टर होगा, या बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर होगा? इन तीनों में से कौन सा सही है बता दो। कोई रीजन है तभी मैं करा रहा हूं। इन तीनों में से कौन सा सही है, फर्स्ट, सेकंड की थर्ड? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? बोलो। बोलो कौन सा सही है? फर्स्ट सही है। ये दोनों गलत है। तुम बड़ा छोटा देख के एडिशन निकालते हो क्या? ऐसे थोड़ी ना होता है बेटा, एरो देख के निकाला जाता है। मेजोरिटी बच्चे सेकंड बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है कि दो छोटा जोड़ के एक बड़का मिलेगा। अरे एंगल पे भी तो डिपेंड करता है। दो मारूंगा तब पर, दो छोटका जोड़ के बड़का थोड़ी ना मिलेगा हमेशा। दो बड़का जोड़ के भी छोटका मिल सकता है। कैसे? 10 प्लस 10 जीरो नहीं हो सकता? हाँ, वेक्टर में 10 प्लस 10 जीरो हो सकता है जब दोनों के बीच में 180 का एंगल हो। तो यहां पर देख ध्यान से, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि पहला वेक्टर कोई ड्रॉ करो, पहला वेक्टर जहां पे खत्म होता है वहीं से दूसरा वेक्टर स्टार्ट करो। तो ये पहला वेक्टर तुम्हारा ए मान लेता हूं मैं, कंसीडर कर लो कि ए पहला वेक्टर है। पहला वेक्टर जहां पे खत्म किया वहीं से दूसरा वेक्टर शुरू किया, और इन दोनों का रिजल्टेंट पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को जोड़ दिया, तो ये रिजल्टेंट ही तो है। तुमने पता है कैसे सोचा? तुमने सोचा शायद ए वेक्टर ए ले लिया, बी वेक्टर ले लिया, सॉरी ए ले वेक्टर ये, और इसका सम ये, क्योंकि हम ऐसे तो पढ़ते हैं ये और इसका सम ये। अरे गधेरा, उसमें एरो ऐसे रहता है कि ये रहा आपका ए पहला वेक्टर ए, और जहां से पहला वेक्टर खत्म हो रहा है वहीं से दूसरा वेक्टर शुरू करते हैं, ये बी वेक्टर, पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिला देते हैं। ओ भाई साहब, तो तूने जो देखा वो याद रखा। तूने क्या देखा? सर हाई वाला ले लेते हैं और हाई वाला के साथ हाई वाला जोड़ देंगे तो हाई वाला मिल जाता है, क्योंकि जो टेढ़ा होता है वो रिजल्टेंट होता है। खदेरा, ये देखना एरो ए वेक्टर, एक एरो पीछे है इसका, ये ए वेक्टर, ये वी वेक्टर और उसका रिजल्टेंट ए सी बी कैसे हो जाएगा? ए वेक्टर का तो यार, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन तो यही कहता है ना, फर्स्ट वेक्टर प्लॉट करो, जहां पे फर्स्ट खत्म हो रहा है वहां से सेकंड शुरू कर दो, और फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड को मिला दो, फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड को मिला दो, ये रिजल्टेंट हो गया। एकदम घनघोर बायोलॉजी हो। अब ये सारी चीजें मैंने यहां पे क्यों बताई? क्योंकि यहां पे यूज होगा। कैसे यूज होगा? अब देखो ध्यान से कैसे यूज होगा, समझना जरा। अगर मैं इसको बोल देता हूं फर्स्ट वेक्टर ए, मैं बोल देता हूं ये फर्स्ट वेक्टर ए, और सेकंड वेक्टर ये आर कैप,
और उसका रिजल्ट सॉरी आर और उसका रिजल्टेंट ये R1। तो क्या यहां पे साफ साफ आपको दिख रहा है ये फर्स्ट वेक्टर ए, मान लिया ये फर्स्ट वेक्टर ए जहां पे खत्म हो रहा है वहां से शुरू हो गया ये पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वेक्टर का रिजल्टेंट R1। हाँ सर कह सकते हैं। अब बताओ ए और आर के बीच का एंगल कितना है, तो ए वेक्टर पीछे जा रहा तो इसका हेड है और आर का टेल है, तो ये एक्चुअल में एंगल होगा। ध्यान से देखना क्या मैं ये सही लिख रहा हूं, ए वेक्टर ये प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर इज इक्वल टू ये वाला R1 वेक्टर। सही लिखा है ये? हाँ सही लिखा है। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है सर? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड R1 होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होगा, तो ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा, ये बनेगा आपका R1। देख लो भैया, देख लो आराम से देख लो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्लियर है? थोड़ा मेहनत लगा, 5-7 मिनट लगा, लेकिन ये चीजें मैं समझाने में सक्सेसफुल हो गया। भाई सबसे पहले तो चीजें बच्चे को यही नहीं समझ में आता, वो कहता है ये ए और ये आर उन दोनों के बीच का एंगल थीटा। बच्चा क्या कहता है, ए और आर इसके बीच का एंगल थीटा। नहीं बेटा, हमने यहां पे वेक्टर बनाया ए पीछे और ये आर, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर उसका रिजल्टेंट R1, ये हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टरेशन है, तो ये रिजल्टेंट है। और ए पहला वेक्टर आर दूसरा वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल 180 माइनस थीटा, तो ये लिखेंगे। सही है। उसी तरीके से अगर मैं यहां पर देखूं, ये है मेरा पहला वेक्टर ए वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर आर, ए और आर का रिजल्टेंट R2। हाँ, तो यहां से R2 का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, तो R2 बराबर लिखोगे, ये इक्वेशन 2 मान लो, ये इक्वेशन तुम्हारा 1 है। R2 बराबर क्या लिखोगे बोलो? R2 बराबर लिखोगे आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2AR कॉस थीटा। क्या मैंने ये सही लिखा है? देख ले मुन्ना, आराम से देख ले। कैसे सर? ये फर्स्ट वेक्टर ए सेकंड वेक्टर आर, फर्स्ट वेक्टर का यहां पर क्या मिल रहा है, हेड, और सेकेंड वेक्टर का टेल है, तो इसको आगे ले जाएंगे तो इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा सही बन रहा है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2AR कॉस थीटा, ये R2 आ गया। सही एकदम। रूट, अच्छा रूट नहीं, इधर स्क्वायर है ना, अब रूट की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी बेटा, अंडर रूट मैं और मेरे गांव के सारे दोस्त देखो, मैं और मेरे गांव के सारे दोस्त देखो, एक्चुअल में, अच्छा मेरी गलती है, एक्चुअल में मेरे गांव के दोस्त आर स्क्वायर इधर करेंगे तो रूट नहीं आएगा। मैं और मेरे गांव के सारे दोस्त, ध्यान से देखना अब, ठीक है? मैं और मेरे गांव के सारे दोस्त ध्यान से देखो मैं और मेरे गांव के सारे दोस्त, सुन रहे हो? मैं और मेरे गांव के सारे दोस्त आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR कॉस थीटा, रूट होता है, उस रूट को इधर लाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? स्क्वायर मेरी गलती थी यहां पे, एक्चुअल में तुम गधे, हमेशा तुम ही थोड़ी ना गधे होगे। यहां पे मैंने नहीं लिखा था, एक्चुअल में ये रूट होता है, लेकिन इधर ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। खुश हो जाया करो, थोड़ी छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना सीखो। पहली बार तो तुम्हारा कुछ अच्छा हुआ है जीवन में। अच्छा, अब यहां पर देखना ध्यान से, हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते, थोड़ा डिसॉल्व करते हैं। एक बात बताओ, ये R2 का स्क्वायर है, ठीक है? आर स्क्वायर कॉमन अगर मैं निकालूं इसमें से, क्या निकालूं? आर स्क्वायर यहां से अगर मैं कॉमन निकालूं, तो आर स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो यहां पे क्या बचेगा? 1। यहां क्या बचेगा सर? यहां पे आर स्क्वायर है ही नहीं, तो ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बचेगा। यहां पे क्या बचेगा? यहां बचेगा 2A कॉस थीटा बाई आर। क्लियर है क्या? ओके। अब यहां पे एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, मतलब स्मॉल डाइपोल का कंडीशन मानते हैं। किसका कंडीशन मान रहे भाई? स्मॉल डाइपोल का। अगर मैं स्मॉल डाइपोल का कंडीशन मानता हूं तो इसमें A बहुत छोटा है। क्या है भाई? A बहुत छोटा है।
अगर a बहुत छोटा है, a बहुत छोटा है, देखो a बहुत छोटा है, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, और भी छोटा हो जाएगा। मतलब ये टर्म तो गया पानी में, क्योंकि तो बहुत छोटा है। ओके, तो बचेगा क्या, बचेगा R2 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर 1 प्लस 2a cos थीटा डिवाइडेड बाई r। ये बनेगा क्या, हाँ सर यही बनेगा। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बेटा। इस स्क्वायर को अगर मैं इधर ले आऊं तो सर रूट बन जाएगा, तो रूट के अंदर आर स्क्वायर है, उसको तो मैं बाहर निकाल सकता हूं, तो आर बचेगा, इस पूरे पर एक रूट आ जाएगा। हाँ जी, तो इस आर स्क्वायर को मैं यहां आऊंगा तो नया टर्म क्या लिख आएगा, वो नीचे ही लिख लेता हूं। चलो, नया टर्म आएगा R2 बराबर R 1 प्लस 2a cos थीटा बाई R का पावर हाफ। लिख सकता हूं क्या, इजी है भाई। नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं, चलो नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं। R2 बराबर R 1 प्लस 2a cos थीटा बटा R का पावर हाफ। स्क्वायर स्क्वायर था, इस पे स्क्वायर नहीं था, तो इसका स्क्वायर उधर चला जाएगा तो रूट बनेगा टोटल। पहले रूट क्यों नहीं लगाया, अंदर में मुझे सिंप्लीफिकेशन करना था, इसलिए रूट पहले नहीं लगाया। क्लियर है सर, सही है, एकदम एकदम सही है, बढ़िया। अब हम एक काम करते हैं, हमें एक्चुअल में 1/r चाहिए, R2 चाहिए था कि R2 चाहिए था। हमें इस एक्सप्रेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में R2 पुट करना है ना। हाँ सर, तो अगर मुझे 1/r2 की वैल्यू निकाल लूं तो ज्यादा इजी रहेगा। हाँ ये तो R2 है, 1/r2 निकाल लो, तो जस्ट उल्टा कर लेते हैं। R2 है तो यहां पर लिख लेते हैं 1/r2 इज इक्वल टू, इसको लिख लेते हैं 1/r, और ये आ जाएगा 1 प्लस 2a cos थीटा बटा r का पावर माइनस हाफ। उल्टा ही तो करना है, जब हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो पावर निगेटिव होता है, ऊपर से नीचे लाते हैं तो पावर निगेटिव होता है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इस R2 को लिखेंगे 1/r2, इस R को लिखेंगे 1/r, 1 प्लस 2a cos थीटा बाई r का पावर हाफ है तो माइनस हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम लगाएंगे यूजिंग बाइनोमियल, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कहता है कि अगर ये टर्म छोटा हो, छोटा तो है क्योंकि a छोटा है और r बड़ा है, डिनोमिनेटर बड़ा हो तो ये टर्म छोटा ही होगा, तो जो पावर है डायरेक्टली सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1/r2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/r 1, माइनस हाफ को डायरेक्टली यहां ले आएंगे तो ये बनेगा माइनस 2a cos थीटा, 2a cos थीटा बाई r माइनस हाफ, तो ये माइनस हाफ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो गया, 2 नीचे आएगा, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। 1/r2 बराबर बनेगा 1/r 1 माइनस a cos थीटा डिवाइडेड बाई r। ये टर्म बना। ओ भाई साहब, ये सर ज्यादा लेंदी नहीं हो गया बेटा? एनसीईआरटी में जो डेरिवेशन है बोर्ड में वही लिखना पड़ेगा आपको। वैसे मैं 2 लाइन में, एक ही लाइन में ड्राइव करके दिखा दूंगा बाद में, लेकिन पहले जो डेरिवेशन है उसको हमें एज इट इज समझना पड़ेगा। सबसे पहले देखो इस डायग्राम में, इस पूरे डायग्राम में बहुत ईमानदारी से तुम ये तो जरूर लिख सकते हो कि सर देखो a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा इज इक्वल टू r1 होगा, r1 का स्क्वायर होगा, तो r1 का स्क्वायर बराबर है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा। इस ट्रायंगल में a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर। अब इसमें से हमने क्या किया है, पहला जो स्टेप है वो देखो। पहला स्टेप क्या है कि r स्क्वायर को कॉमन निकाला है। फर्स्ट स्टेप ध्यान से देखो, r स्क्वायर को कॉमन निकाला है, बस r स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, यहां पे बचेगा 1, यहां बचेगा नीचे r स्क्वायर, यहां बचेगा r। हम स्मॉल डाइपोल का कंडीशन लेते हैं, तो a स्क्वायर बहुत छोटा होगा क्योंकि a छोटा है, a r से बहुत बहुत छोटा है, तो a स्क्वायर और छोटा होगा तो ये 0 हो जाएगा। ये बचेगा 2a cos थीटा बाई r। अब यहां पे ध्यान से देखेंगे, तो R2 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर 1 प्लस 2a cos थीटा बटा R बना। ठीक है, यहां से हमने क्या किया, ये स्क्वायर स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर उधर लेंगे तो रूट बनेगा, ये सिंपल R आएगा, इसका पावर हाफ। अब हमने 1/r निकाल लिया। R2 बराबर R 1 प्लस 2a cos थीटा का पावर हाफ 1/r2, 1/r इसका पावर निगेटिव कर दिया। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में जो पावर होता है सेकंड टर्म में डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस हाफ आएगा तो निगेटिव 2 से नीचे वाला 2 कट जाएगा, तो ये टर्म बचेगा। क्लियर है? यूजिंग
इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 को मैं यूज करूं, यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या था बेटा, याद करो, इक्वेशन 2 था R1 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा। क्या इक्वेशन 3 जैसा ही था जिसको मैंने सिंप्लीफाई किया है अभी अभी? हां सर, यही था, एकदम वही है। देखो R2 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2AR cos, जैसे प्लस है और इसमें क्या है माइनस। तो सेम एज प्रीवियस लिख के क्या मैं डायरेक्टली एक्सप्रेशन ये चिपका सकता हूं, सेम एज प्रीवियस? हां, डेरिवेशन में भी ये चलता है, डेरिवेशन में भी ये चलता है। आप डायरेक्टली यहां पे हिंट लेके लिख सकते हैं कि 1/R1 बराबर हो जाएगा 1/R 1 प्लस, यहां पे पहले था प्लस तो बाद में हुआ माइनस, या पहले है माइनस तो बाद में हो जाएगा प्लस A cos थीटा बटा R। ये एक्सप्रेशन बनेगा, ये डायरेक्टली आप लिख सकते हो, है ना? ओके, अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4 और इसको मान लो 5। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 4 एंड 5, मतलब R2, वैल्यू ऑफ R2 एंड R1 इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इन इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन तो तुम्हें साफ साफ याद है कि V इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड 1/R1 माइनस 1/R2। तो 1/R1 की वैल्यू ये पुट करो, 1/R, 1/R तो कॉमन ही निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा इसमें से, भाई रहने देता हूं मैं, नहीं तो तू कंफ्यूज हो जाएगा। ये वैल्यू पुट करनी है, 1/R वहां पे है, देखो 1/R1 ये रहा, 1/R2 ये रहा। जब 1/R1 और 1/R2 की वैल्यू पुट करोगे तो दोनों में 1/R कॉमन निकल जाएगा बाहर। हाँ जी सर, कॉमन निकल जाएगा, तो इसको लिख सकते हो KQ/R। बाकी यहां पे क्या बचेगा सर, 1 प्लस A cos थीटा/R। बताओ इसमें क्या बचेगा, 1 माइनस A cos थीटा/R, और इसको तुम्हें घटाना है तो होगा माइनस प्लस A cos थीटा/R। अब ये 1 से -1 कट जाएगा, A cos थीटा/R, A cos थीटा/R क्या बनेगा, 2A cos थीटा/R, और ये KQ/R है। तो यहां टर्म बनेगा आपका KQ/R, पहले से था, ये हो जाएगा 2A cos थीटा/R, तो R स्क्वायर। ये रहा पोटेंशियल की वैल्यू। ओ भाई साहब, इतना बड़ा एक्सप्रेशन। हां, और ये आसान है। देखो कोई भी चीज हम पहली बार पढ़ते हैं तो मुश्किल लगता है बेटा, 1-2 बार आप इसको सॉल्व करोगे ना तो चीजें आसान हो जाएगी। मुझे बताओ Q2A को क्या लिख सकते हैं सर, Q इंटू 2A तो P था, तो पोटेंशियल बराबर आ रहा है KP cos थीटा बटा R स्क्वायर। ये आया तुम्हारा पोटेंशियल की वैल्यू किसी भी जनरल पॉइंट पे, KP cos थीटा बटा R स्क्वायर। यहीं पे ध्यान से देखा जाए तो डायमेंशनली सही है क्या ये, क्योंकि नीचे R स्क्वायर आ रहा है, क्या ये डायमेंशनली सही है? क्या ये डायमेंशनली सही है? यस, ये डायमेंशनली करेक्ट है। पहले तो डायमेंशनली चेक करो, तो डायमेंशनली सही है क्या? तो देखो पोटेंशियल का डायमेंशन होता है KQ बटा R, KQ बटा एक डिस्टेंस। तो सर यहां तो 2 डिस्टेंस है, तो ऊपर डाइपोल मोमेंट भी तो है। P क्या होता है, Q इंटू डिस्टेंस, और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर, तो नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर आना ही चाहिए था। तो लार्ज डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। डाइपोल की वजह से पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। दूसरी बात कि मान लो ये डाइपोल है, चलो -Q एंड +Q, ये डाइपोल है। डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पर अगर मैं यहां पे पोटेंशियल निकाल रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डाइपोल मोमेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग और R भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। जो हम डेरिवेशन यहां पे सॉल्व कर रहे थे, इस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर मैं एक्सिस पे कहीं पोटेंशियल निकालूं तो सर 0 डिग्री। तो यहां पे पोटेंशियल क्या आ रहा, यहां पे पोटेंशियल आ रहा KP, थीटा की वैल्यू 0 रख दोगे, थीटा की वैल्यू 0 रख दोगे तो यह आ जाएगा KP cos 0 1 होता है R स्क्वायर, ये पोटेंशियल आएगा। दूसरी बात, अगर मैं पोटेंशियल डाइपोल के सेंटर से किसी इक्वेटोरियल लाइन पे यहां पर निकालूं तो इस फॉर्मूले से पोटेंशियल क्या आएगा सर, अगर यहां पे R डिस्टेंस पर देख रहे हो
तो डाइपोल मोमेंट एक्स में और आर वर्टिकल तो 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या होता है 0। जरा यहां पे वेरीफाई करके देखना कि इस पॉइंट पर अगर तुम पोटेंशियल निकालो तो निगेटिव चार्ज से जितना डिस्टेंस ये पॉइंट पे आएगा, पॉजिटिव चार्ज से उतने ही डिस्टेंस पर आएगा। तो जितना निगेटिव पोटेंशियल मिलेगा उतना ही इसका पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा। यहां पे पोटेंशियल 0। मतलब किसी भी डाइपोल की वजह से उसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक्सियल लाइन पे तो पोटेंशियल होता है केपी बटा आर स्क्वायर, लेकिन इस डाइपोल से इक्वेटोरियल लाइन पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा 0। इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल क्या होगा 0। अच्छा, इसके सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा 0। यहां पे पोटेंशियल क्या होगा 0। डाइपोल का मतलब क्या समझते हो? डाइपोल का मतलब ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज। अब इतना तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकालना तुम सीख गए कि निगेटिव चार्ज से जितना पोटेंशियल इसके सेंटर पर होगा निगेटिव में, उतना ही पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव में होगा, तो नेट पोटेंशियल 0। तुम बताओ ना, यहां पे पोटेंशियल लिखोगे, पोटेंशियल क्या होता है सर? के चार्ज बटा डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होगा कि नहीं? अगर ये सेंटर पे पॉइंट है तो सेम होगा, तो यहां पोटेंशियल क्या लिखोगे 0। तो कहीं भी इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल की वजह से पोटेंशियल क्या होता है 0 होता है। डाइपोल के सेंटर पे क्या होता है 0 होता है कहीं भी। अब यहां पे एक जोरदार मेथड देखना, तुम्हें नीट में क्या समझना है, क्या याद रखना है उसके लिए। ये तेरा डाइपोल है, ठीक है सर, ये डाइपोल मोमेंट P है। अब इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर यहां पे अगर तुम डाइपोल मोमेंट पोटेंशियल निकाल रहे हो तो पोटेंशियल तुम्हें पता है क्या आएगा kp बटा आर स्क्वायर। ये तुम ऐसे भी निकाल सकते हो बड़ा सिंपल तरीके से कि इस प्लस का यहां पे लिख लिया पोटेंशियल, माइनस का लिख लिया, उसको सॉल्व कर लिया, ये आ जाएगा। 2 लाइन का कैलकुलेशन। ओके सर, तो डाइपोल के अलोंग जब पोटेंशियल लिखते हैं तो आता है केपी बाई आर स्क्वायर एक्सियल लाइन पर, और इक्वेटोरियल लाइन पे आता है 0। ये हम देख चुके हैं। हाँ, अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। अगर मुझे इसके सेंटर से आर थीटा एंगल और आर डिस्टेंस पर यहां पर पोटेंशियल निकालना है, तो मैं काम करता हूं ना, मेरी बात सुनना ध्यान से जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब मैं काम करता हूं ना, इस डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा वेक्टर होगा। हां, तो इस पी का एक कंपोनेंट इधर ले लेता हूं, हां ले लो, और एक इस पी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर ले लेता हूं। कोई बुराई इसमें नहीं सर? ये तो हम ले ही सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है साहब, ये पी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो इसका एक कंपोनेंट ये हो जाएगा पी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा पी साइन थीटा। ये एंगल थीटा है। तो अब मुझे बताओ कि 2 डाइपोल हो गए, इसका कंपोनेंट ले लिया तो ये खत्म, 2 डाइपोल बन गए। पी कॉस थीटा के सेंटर से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा? तो इसका पोटेंशियल होगा के पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। यहां पे 2 का फैक्टर नहीं होता, सिंपल होता है केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये देखो केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। कॉस थीटा कहां से लिखा? तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कॉस थीटा थी, इसीलिए। मतलब यहां पे एक्सियल लाइन पे तो था सिंपल केपी बटा आर स्क्वायर, लेकिन डाइपोल मोमेंट कॉस थीटा तो केपी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। और ये जो डाइपोल है पी साइन थीटा, तो पी साइन थीटा डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे, तो इक्वेटोरियल लाइन पे इससे डाइपोल से परपेंडिकुलर कहीं भी पोटेंशियल निकालूंगा तो 0 ही आएगा। हां, तो देखो ये उल्टा प्रूफ कर दिया मैंने, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रूफ किया था। सोच, एकदम जादुई चीज है कि नहीं है? हां सर, ये तो बड़ा आसान है। तो याद रखने के लिए कम से कम ये तो कर सकते हो ना? हाँ, याद रखने के लिए कर सकते हो। लेकिन जब बोर्ड में आएगा 7 नंबर का पेपर, 6 नंबर का, 5 नंबर का, तो उसमें ये थोड़ी ना चलेगा भाई। 0 नंबर मिलेंगे उसमें तो ड्राइव करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर देखो, मैं फिर से समझा देता हूं ना, मैं फिर से समझा देता हूं, चिंता मत करो। बोर्ड हैंग कर रहा है, ये भी कह रहा है कि हमको भी 2 दिन आराम दिया करो। हाँ, बोर्ड का भी है कहना कि हमको 2 दिन का आराम दिया करो, हमको भी सेल्फ स्टडी करना है, नहीं तो हम और हमारे गांव के सारे बोर्ड आपको 0 रेटिंग देंगे। हम और हमारे गांव के सारे बोर्ड, हम और हमारे पीडब्ल्यू के सारे बोर्ड आपको, अरे ये कौन सा तरीका बदतमीजी का? अभी मिटा रहे, फिर से आ जा रहा है। फिर से समझना, यह है तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर और थीटा एंगल पे मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं,
हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि इस P का दो कंपोनेंट ले सकते हैं, एक ये, दूसरे कलर से लिखता हूं, इस P का दो कंपोनेंट लिख सकते हैं, एक R की तरफ ही, तो ये क्या हो जाएगा डाइपोल P cos थीटा, और इस P का इसके परपेंडिकुलर लेंगे तो ये आएगा P sin थीटा। और अभी अभी यहां पे डायग्राम बनाया मैंने कि अगर ये तेरा डाइपोल मोमेंट है P, तो इस डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर लाइन पे कहीं भी पोटेंशियल जीरो होगा, तो P के तो परपेंडिकुलर लाइन बन रहा है, ये देखो ना P के एकदम 90 डिग्री पर है ये, तो P के वजह से वहां पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा जीरो, और P cos थीटा डाइपोल की वजह से r डिस्टेंस से पोटेंशियल क्या होगा, तो Kp बटा आर स्क्वायर होता है एक्सियल लाइन पे, तो ये होगा Kp cos थीटा बटा आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। बोल भाई क्लियर है क्या बेटा? हाँ, और बड़ा आसान है कि तुम थीटा के टर्म्स में भी देख सकते हो कि जनरल पॉइंट पे ये है, तो एक्सियल लाइन पे क्या होगा थीटा जीरो तो पोटेंशियल होगा Kp बाई आर स्क्वायर। ये चीज मैं यहां पे करके आपको पहले ही दिखा चुका हूं, देखो नहीं लिखा, अच्छा लिख के दिखा देता हूं, चलो यहां से लिख के भी दिखा देता हूं। अगर मैं थीटा को जीरो डिग्री रखूं तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा एक्सियल लाइन पे, और एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी cos 01 Kp बटा आर स्क्वायर, और कहीं मैं एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन पे थीटा को 90 डिग्री रखता हूं तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, अच्छा पोटेंशियल किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है? पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है बेटा पोजीशन वेक्टर पे, पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है बेटा पोजीशन वेक्टर पे, कि मतलब कितने एंगल पे आप निकाल रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, डॉट प्रोडक्ट तुम्हें आता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ए बी cos थीटा आता है तुम्हें? हाँ सर आता है। अब मुझे बताओ, अगर मैं डाइपोल मोमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लूं, सर ये वेक्टर है, हाँ ये वेक्टर है लेकिन पोजीशन वेक्टर नहीं है, ये मैं पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर ले रहा हूं, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर के लॉन्ग होगा, तो इसका मैं क्या लिखूंगा, तो P वेक्टर का मैग्नीट्यूड P, R वेक्टर R कैप का मैग्नीट्यूड 1 और P और R के बीच में एंगल ही तो थीटा है। कैसे? अरे भाई यही तो डायग्राम बन रहा है, ये डाइपोल मोमेंट और R पे यहां पे तुम पोटेंशियल निकाल रहे हो, तो देखो R वेक्टर और P वेक्टर के बीच में तो एंगल थीटा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं cos थीटा। तो P वेक्टर डॉट R कैप बराबर क्या बनेगा? P cos थीटा। तो डाइपोल का जो जनरलाइज स्टेटमेंट है, क्या उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं P cos थीटा को, क्या मैं यहां पर कहां है ये रहा P cos थीटा को P वेक्टर डॉट आर कैप भी लिख सकता हूं, के P वेक्टर डॉट आर कैप भी लिख सकता हूं बटा आर स्क्वायर। तो कई बार तुमसे पूछेगा कि डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो ऑब्वियस सी बात है डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल है सबसे पहले तो डिपेंड करता है डाइपोल मोमेंट पे, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर पे, उसके बाद ध्यान से देखना थीटा पे, मतलब पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन पे कि पोजीशन वेक्टर कितना एंगल बना रहा है। P वेक्टर डॉट आर कैप का मतलब है कि डाइपोल मोमेंट P वेक्टर और आर कैप के बीच में हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है। तुम बोलोगे कि सर ये तो स्केलर होता है, तो इसमें वेक्टर कैसे लिख रहा हो, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक्चुअल में स्केलर रिजल्ट देता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होगा कि आर कैप क्या है। देखो बेटा, P तो पूरा का पूरा वेक्टर लिया है, आर कैप है पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर, पोजीशन का यूनिट वेक्टर। आर कैप क्या है? पोजीशन का यूनिट वेक्टर। एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल 2 के क्यू आई स्क्वायर क्यों नहीं हुआ? तुम्हारे दो नाक क्यों नहीं है बेटा कृष्णा? एक ही नाक क्यों है तुम्हारा? तेरा एक ही नाक क्यों है? आर स्क्वायर तो फॉर्म आर स्क्वायर कहां से आया? चचा गधे हो क्या? ये आर इंटू आर नहीं आएगा आर स्क्वायर। जैसे देख ए कॉस थीटा बाई आर और ए कॉस थीटा बाई आर क्या होगा? 2a कॉस थीटा बाई आर और एक आर यहां बाहर निकला हुआ है, तो आर स्क्वायर प्रोडक्ट होकर नहीं आएगा ये। करे आर स्क्वायर कहां से आया? तुम्हारे दो नाक क्यों नहीं है, एक ही नाक क्यों है? कितना अच्छा होता ऐसे नाक निकला होता तेरा, एक ऐसे नाक होता तेरा, एक ही नाक क्यों है बता? सर भगवान ने दिया एक ही नाक, तो डिराइव करके एक आर स्क्वायर आ रहा है इसलिए दो आ रहा है। नशे में कुछ भी पूछते हैं बच्चे, कुछ भी मतलब कुछ भी। देख अगर नहीं समझ आया तो तू ना घर पे बेटा एक बार प्रैक्टिस करोगे ना, फिर से देख के ही कम से कम लिखोगे ना, तो तुम्हें आ जाएगा। देख ये मान ले माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, बोर्ड में तो यही डेरिवेशन करना पड़ेगा बेटा।
ये डिस्टेंस है बेटा ए, ये डिस्टेंस है बेटा ए, यहां से आर डिस्टेंस पर थीटा एंगल पे कहीं मुझे पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे बात पहली चीज मैंने क्या समझाई कि ये हमें दिया हुआ है थीटा आर और ए दिया हुआ है। हम यहां से एक डिस्टेंस ये मान लेते हैं R1 और यहां से एक डिस्टेंस हम मान लेते हैं R2। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि ध्यान से देखना बेटा, ये मैं मान लेता हूं ए वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये तेरा आर वेक्टर और ये इसका रिजल्टेंट। देखो ना, फर्स्ट वेक्टर, सेकेंड वेक्टर और R1 वेक्टर ये रहा। तो क्या मैं लिख सकता हूं ए वेक्टर ये इधर आया प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट है, तो R1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस 2AR cos थीटा। चलो दोबारा मैं ही करके पूरा दिखा देता हूं ताकि तुम्हें चीजें समझ में आ जाए अच्छे से। क्या ये क्लियर है बेटा? हाँ। अब इसमें से कुछ नहीं किया, R1 का स्क्वायर में से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2AR cos थीटा। आप कह सकते हो कि अगर मैं स्मॉल डाइपोल लेता हूं, स्मॉल डाइपोल के केस में जो ए है वो बहुत छोटा होगा आर से, तो ए स्क्वायर और छोटा होगा तो ये हो जाएगा 0। तो ये बनेगा R1 का स्क्वायर बराबर, R1 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर 1 माइनस 2AR cos थीटा। यहां पे मैं इस स्क्वायर को इधर ले गया तो रूट बनेगा, रूट से आर स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, तो R1 बराबर आर 1 माइनस 2AR cos थीटा का पावर हाफ। ये मुश्किल नहीं है, लेंदी है, बस स्टेप बहुत सारे करने हैं, है ना, बहुत आसान है। अब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाया, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन जैसे ही मैंने लगाया तो ये हाफ जो है सॉरी पहले इसको उल्टा कर लिया, तो 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R, और ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस 2AR cos थीटा। एक मिनट, कुछ गलत किया मैंने, यहां पे एक और R आएगा, यहां पे एक और R आएगा, है ना, आर स्क्वायर बाहर निकाला था, ठीक है। तो आर स्क्वायर बाहर निकाला था तो यहां पे नीचे आ आएगा, ऊपर आर नहीं आएगा। अच्छा गलत हो गया, देखो नीचे आ आएगा, ऊपर आर नहीं आएगा। अब देखो, तो ये वाला टर्म हो गया तुम्हारा 0, तो बचा क्या बोलो, R1 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर 1 माइनस 2A cos थीटा बाई आर। चलो गलती हुआ तो थोड़ा सा और अच्छे से विजुअलाइज तो हुआ चीजें, गलती हुआ तो थोड़ा सा और अच्छे से तो विजुअलाइज हुआ चीजें। यहां पे बेटा माइनस आएगा क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल 180 माइनस थीटा था। क्लियर है क्या ये बात? हाँ। अब इस आर स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये बनेगा R1 बराबर आर 1 माइनस 2A cos थीटा बाई आर का पावर हाफ। 1 अपॉन R1 लिख लेंगे इसको, तो 1 अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R 1 माइनस 2AR cos थीटा, फिर 2A cos थीटा बाई आर का पावर माइनस हाफ। अब यहां पे यूज करेंगे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, तो 1 अपॉन R1 बराबर 1 अपॉन R माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 2A cos थीटा बटा आर। सिमिलरली लिख सकते हो, सिमिलरली एक सॉल्व करोगे दूसरे के लिए सिमिलरली यूज कर सकते हो बोर्ड में भी। तो 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R 1 माइनस 2A cos थीटा बाई आर हो गया। अब बताओ तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अच्छा, इस बार करते समय पहली बार से थोड़ा आसान लगा कि नहीं लगा? अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। V के क्यू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये 1 अपॉन R1 की वैल्यू और ये 1 अपॉन R2 की वैल्यू यहां पे रख दो। R पहले ही कॉमन आ जाएगा, घटाओगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, 2A cos थीटा भैया। एक मिनट, जब मैंने बाइनोमियल लगाया तो ये 2 से 2 कटेगा ना, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो A cos थीटा बाई आर और माइनस A cos थीटा बाई आर 2A cos थीटा बाई आर हो जाएगा। हाँ, बाइनोमियल लगाने के बाद हाफ नीचे आ जाएगा। अब मुझे बताओ ये इजी है कि नहीं है? इजी है कि नहीं है बताओ भाई, इसको डिलीट कर दूं? ये तो बस रफ में ऐसे ही कराया था मैंने। अच्छा, कई बार तुमसे बहुत आसान सवाल ये भी पूछ सकता है भाई, बहुत आसान सवाल ये भी पूछ सकता है कि मान लो ये माइनस क्यू चार्ज है, ये डिस्टेंस है
ये डिस्टेंस है ए, यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर ना यहां पे पोटेंशियल कैलकुलेट करो। बस एक्सियल लाइन पे यहां पे मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करके दिखा दो। अगर मान लो बोर्ड में ये सवाल आ गया, मान लो बोर्ड में बेटा ये सवाल आ गया, तो क्या कर लोगे? मान लो बोर्ड में कुछ ऐसा सवाल आ गया कि तुम्हें एक डाइपोल दे दिया, फाइंड पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, और ये 5 नंबर या 4 नंबर का डेरिवेशन है, तो इसमें क्या करोगे? वो पी कॉस थीटा वाला कंसेप्ट यहां पे नहीं लगेगा। यहां पे क्या लगेगा? तो यहां पे एक माइनस क्यू चार्ज है, पूरा ड्राइव करना है, ये प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2a, सेंटर से r डिस्टेंस पर यहां पे पोटेंशियल लिख रहा है, तो इस चार्ज का पोटेंशियल लिख लो यहां पर। इस क्यू चार्ज का पोटेंशियल यहां पे क्या होगा? सर के क्यू बटा r माइनस ए। बोलो क्यों? तो पॉजिटिव चार्ज है, यहां से हम ये डिस्टेंस देखेंगे, तो यहां से सेंटर का डिस्टेंस r है, उसमें से a घटा देंगे तो चार्ज से ये डिस्टेंस आ जाएगा r माइनस ए। हाँ, अब इस माइनस क्यू का यहां पे पोटेंशियल कितना होगा? तो माइनस क्यू का पोटेंशियल होगा निगेटिव के क्यू बटा, यहां से सेंटर का डिस्टेंस r और ये a, r प्लस ए, r प्लस ए। अब यहां से के क्यू बाहर निकाल लो, यह आ जाएगा बेटा r 1 बटा r माइनस ए प्लस 1 बटा r प्लस ए। इसका ले लो तुम एलसीएम, तो ये हो जाएगा के क्यू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो दोनों टर्म डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई करोगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर प्लस यहां चला जाएगा प्लस आर इन माइनस ए आ जाएगा। अब यहां पे क्या कैंसिल हो रहा है? सर आपका 1 मिनट, ये निगेटिव था ना भाई, ये निगेटिव था, तो माइनस है, ये माइनस है, तो एलसीएम में लोगे तो ये बनेगा तेरा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर प्लस ए ऊपर, और ये जाएगा तो माइनस आर प्लस ए, तो आर और माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका के क्यू 2a डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां पे 2qa को p लिख सकते हैं, तो ये बन रहा है के पी बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये पोटेंशियल बना। सर आपने तो बोला था के पी बटा आर स्क्वायर आएगा, तो भाई ये तो बस एक डाइपोल के एक्सिस पे आया है, स्मॉल डाइपोल वाला अप्रोक्सीमेशन कहां लगाया आपने? अगर स्मॉल डाइपोल का अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो आप कहेंगे a इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल r। अगर a बहुत छोटा है तो a स्क्वायर और छोटा होगा, तो यहां पे आर स्क्वायर ही बचेगा, तो पोटेंशियल आ गया तेरा के पी बटा आर स्क्वायर। ओ सर ये तो एकदम डिफरेंट पूरा डिराइव करके ले आए एक्सिस पे, जो कि हमें पहले से पता था के पी बाई ए स्क्वायर आना चाहिए। अब ये जो सवाल है तुम ध्यान से देखोगे तो ये एक आसान सा न्यूमेरिकल है कि कोई बोर्ड का डेरिवेशन है, आराम से बताओ सोच के, ये आसान सा न्यूमेरिकल है कि कोई बोर्ड का डेरिवेशन है? बोलो बोलो, आसान सा न्यूमेरिकल है कि बोर्ड का डेरिवेशन है? क्या है ये पहले बताओ, फिर मैं छुट्टी कर देता हूं भाई। ये आसान सा न्यूमेरिकल है कि बोर्ड का डेरिवेशन है? बोलो। बोलो क्या किया? ये डाइपोल था, माइनस चार्ज प्लस चार्ज दोनों के बीच में डिस्टेंस था 2a, सेंटर से r डिस्टेंस पे पूछा था, तो ये टोटल डिस्टेंस यहां पे सेंटर का है r, उसमें से a घटा दूंगा तो 4 से डिस्टेंस आ जाएगा r माइनस ए। हाँ, और निगेटिव चार्ज का हो जाएगा r प्लस ए, तो के क्यू बटा आर माइनस ए, के क्यू बटा आर प्लस ए, यहां पे के क्यू बाहर निकल गया, आर माइनस ए आर प्लस ए, कैल्सियम ले लिया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर प्लस ए यहां चला गया, आर माइनस ए यहां चला गया, तो माइनस है, और ये जब यहां जाएगा तो माइनस आर प्लस है, आर से आर कट गया, 2a आया, 2a क्यू को हमने p लिख लिया, 2a क्यू को हमने p लिख लिया, तो के पी बटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए अगर बहुत छोटा और स्मॉल डाइपोल के लिए लिखेंगे तो के क्यू बाई आर, के पी बाई आर स्क्वायर आ गया। बताओ, आसान है भाई? आसान है, आसान है। चलो यहां पर एक सवाल देखो, अ चार्ज q इज मूव फ्रॉम a टू b इन द रीजन ऑफ फिक्स्ड आइडियल डाइपोल p, फाइंड द वर्क डन ऑन द चार्ज। अब सिर्फ वर्क डन पूछा है, तो ये वर्क डन, तुम तो सबसे पहले ये बता दो, छोड़ो ये सवाल छोड़ो भाई, ये सवाल छोड़ो, सबसे पहले तो ये बता दो कि मान लो ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, यहां से r डिस्टेंस और थीटा एंगल पे एक पॉइंट है 1, और इसी सेंटर से r डिस्टेंस और पीछे से थीटा एंगल लिया है, यहां पे एक पॉइंट है 2। अब मुझे बताओ
कि 1 एंड 2 पर पोटेंशियल के लिए कौन सा रिलेशन सही होगा? V1 बराबर V2, ऑप्शन बी V1 इज ग्रेटर देन V2, ऑप्शन सी V1 इज लेस देन V2, ऑप्शन डी कैन नॉट से, ऑप्शन डी कैन नॉट से। ये पोल क्रिएट कर देता हूं, चलो ध्यान से देख के बताओ। Which of the following? Which of the following is correct? Which of the following is correct? मजा आ जाएगा कर लोगे तो। मजा आ जाएगा कर लोगे तो। मजा ही आ जाएगा कर लोगे तो। ठीक है, तो बी आंसर इज करेक्ट। कुछ लोग तो बी जवाब दे रहे हैं, सिर्फ 23% लोगों ने सही जवाब दिया, 57% मतलब 57.46% लोग गलत है। क्या कहूं और तुम्हें मैं, क्या नाम दूं तुम्हें? मतलब ऑलमोस्ट 60% लोगों ने गलत जवाब दिया और सिर्फ 23% लोगों ने सही जवाब दिया। 60% क्या, 27 के बाद 75% तो लोग तो गलत ही है। अब दो चीजें हैं। सबसे पहली बात कि जब तुम यहां पे पोटेंशियल लिखोगे तो लिखोगे V बराबर V1 बराबर डाइपोल मोमेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, थीटा एंगल पे है, तो KP cos थीटा बाई R स्क्वायर, ये एकदम सही है। लेकिन जब तुम इस पॉइंट पर लिखोगे तो ये भी डिस्टेंस R है, हाँ आपने बताया था, तो KP। अब मुझे बताओ ये R वेक्टर और थीटा के बीच में एंगल कितना है? ये एंगल है cos 180 माइनस थीटा, पोजीशन वेक्टर, और भाई डाइपोल एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और तुम यहां R पे निकाल रहे हो, तो ये जो पोजीशन है R वो डाइपोल के साथ तो ये एंगल बनाएगा। आगे से एंगल देखोगे, कहीं से थोड़ी एंगल देख लोगे, तो ये एक्चुअल में आ रहा है माइनस KP cos थीटा बाई R स्क्वायर, ये आया है। तो V2 कम है और V1 ज्यादा है। अच्छा चल, तुम्हें यह भी नहीं समझ में आया तो एक और तरीका बताता हूं निकालने का, एक और तरीका बताता हूं निकालने। एक बात बता, डाइपोल मतलब यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, हां ये पॉइंट पॉजिटिव के पास है, पॉजिटिव का पोटेंशियल ज्यादा, नेगेटिव का कम, तो ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। यहां पे पॉजिटिव का कम, क्योंकि पॉजिटिव से डिस्टेंस ज्यादा है, नेगेटिव से पास है, तो यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा आएगा। नेगेटिव में रहेगा तो V2 कम है, V1 ज्यादा है। बता तू कितना गधा है, बोल। गधों का सरताज, मैं और मेरे गांव के दोस्त बहुत बड़े चोमू हैं, बताओ। मैं और मेरे गांव के और स्कूल के दोस्त, ये एंगल तो ढंग से देख ले, काला अक्षर मैच बराबर, काला अक्षर मैच बराबर, कहीं से ठीठा, कुछ भी ठीठा। अरे भाई डाइपोल मोमेंट और आर के बीच ठीठा है, तो पहले तो ये ठीक है यार, डाइपोल मोमेंट और आर, दूसरा इधर है यार, पीछे से एंगल दे दिया, डाइपोल तो आगे है। मैं और मेरे स्कूल के दोस्त